हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे और हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। तो पार्ट 3 है चुनावी राजनीति, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, डेट डालनी है 19 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 चुनावी राजनीति, ठीक है। तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये हमारा टॉपिक है इस पार्ट का। तो देखिए, हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं। बच्चों, आप सब ने भी सुना होगा, है ना। जब चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी होती रहती हैं। जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, बहुत सारे लोग बहुत धन खर्च कर देते हैं चुनावों में, है ना। और मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। तो इस तरह की गड़बड़ियां चुनावों में होती रहती हैं, हम अक्सर सुनते रहते हैं। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि गड़बड़ियां इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब सोचने की बात यह है, अब चुनाव का हमें उद्देश्य नहीं खत्म होने देना है। तो देखिए, सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल चुनावों में धांधलेबाजी की जाए और सत्ता में आ जाया जाए? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, ये संभव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक है बच्चों। स्वतंत्र चुनाव आयोग, हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। बच्चों, किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है। जैसे हमारे यहाँ भारत देश में न्यायालय को स्वतंत्रता मिली हुई है, इसी तरह से जो मुख्य निर्वाचन आयोग हैं उनको भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने, चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है? चुनावों की सूचना जारी करना, और सूचना जारी करने से लेके चुनाव के नतीजे आने तक की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सभी चुनाव आयोग के हाथ में होती है, ठीक है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? चुनाव संहिता लागू करना, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या कोई भी लोगों का समूह चुनाव संहिता के नियमों को उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, तो उसे मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा उसे सजा दी जा सकती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। कौन रोकता है बच्चों? स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें चुनाव में लोगों की भागीदारी। तो देखिए, चुनाव में लोगों की कैसे भागीदारी होती है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। कितने व्यक्तियों ने असल में, मीन्स हकीकत में कितने लोग वोट डाल के आए हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। लोग वोट डाल के आते हैं, है ना, डाल के आते हैं कि नहीं, तो वो क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं वोट डालने के लिए और निष्पक्ष होते हैं। और अगर निष्पक्षता नहीं बरती जाएगी तो क्या होगा? लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। तो बच्चों, जो वोट डालने वाले व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो विश्वास हासिल किए होते हैं, ठीक है, विश्वास पात्र होते हैं, तभी वो चुनाव से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी लेते हैं। और इसी वजह से, उनकी भागीदारी बढ़ने की वजह से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। अब देखिए, चुनावी नतीजों का स्वीकारना। बच्चों, आप सभी को पता है, जब वोट डाले जाते हैं पहले चुनाव की घोषणा की जाती है, फिर चुनाव के लिए फॉर्म फिल किए जाते हैं, है ना, फिर चुनाव होते हैं 1 तारीख को, और फिर एक निश्चित तारीख को चुनावों के नतीजे निकलते हैं। तो उससे क्या होता है? नतीजों को, जो भी नतीजे होते हैं उससे प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रहती। अगर स्वतंत्र निष्पक्ष
चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते तो क्या होता, एक ही ताकतवर पार्टी जो है हमेशा शासक बनी रहती है ना, शासक। अब हम अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं, किसके माध्यम से, चुनावों के माध्यम से, है ना। परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर एक अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। तो बच्चों इसमें हमने जाना कि जो चुनाव हैं उसमें व्यक्ति किस तरह से भाग लेते हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव क्यों आवश्यक है, और चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है और चुनाव में लोगों की भागीदारी होती है और जो भी चुनाव के नतीजे आते हैं उसे जनता स्वीकार करती है। तो अब देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, ये है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। बच्चों ये हमने मान लिया कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। तो देखिए पहली चुनौती क्या है, अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। अगर कोई विकल्प नहीं होता तो क्या करते हैं व्यक्ति, जो एक उम्मीदवार होता है उसी को मतदान कर देते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, चुनावों में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना, धन बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, है ना। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो शराब पिलाई जाती है, लोगों को धन बांटा जाता है ना, और तरह तरह से लोगों की सहायता की जाती है, तो उसमें धन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा प्रचार एवं प्रसार में भी बहुत अधिक धन खर्च होता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। बच्चों आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति एक बार अपराधी घोषित हो चुका है उसे चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती है कि वो व्यक्ति फिर से चुनावी मैदान में उम्मीदवार बन के उतरते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें, टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। टिकट बंटवारे में जब टिकट बांटी जाती है तो भाई भतीजावाद को अधिक महत्व देते हैं लोग। और नंबर 5 है बच्चों इसमें, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना। जो छोटे छोटे दल होते हैं या जो निर्दलीय दल होते हैं उनके जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां समझ में आ गई होंगी। अब जो आज की वर्कशीट है इस पर आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं लिखिए। ठीक है, अभी हमने कार्य पढ़े थे तो आपको मैं कार्य अभी लिखित रूप में दिखाऊंगी। दूसरा प्रश्न है, अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। ठीक है, गड़बड़ी तो होती है लेकिन उन्हें किस तरह से हम रोक सकते हैं उसके उपाय बताने हैं आपको। अब प्रश्न नंबर 4 है, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 4th है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो ये हमने अभी चुनौतियों को पढ़ा था। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए बच्चों, स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। मैंने यहाँ पॉइंट में लिखा है क्योंकि पॉइंट के जो आंसर होते हैं वो इजीली लर्न हो जाते हैं ना, और एक लंबे समय तक याद रहते हैं, परमानेंट नॉलेज होती है उनसे। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं तो मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला कार्य है चुनाव की सूचना जारी करना। ठीक है, चुनाव की सूचना जारी करना, ये बताना कि कब से चुनाव होने हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है चुनाव कराना व नतीजे आने तक प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधीन होती है। चुनाव कराना व नतीजे आने तक, जब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, जब तक कोई प्रतिनिधि नहीं चुन जाता है, तब तक सारी प्रक्रिया किसके अधीन होती है, चुनाव आयोग के अधीन होती है। नंबर 3 है आदर्श चुनाव संहिता लागू करना। ये किसके कार्य पढ़ रहे हैं बच्चों हम, स्वतंत्र चुनाव आयोग के। आदर्श चुनाव संहिता लागू करना। नंबर 4 है चुनाव संहिता का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ठीक है, चुनाव संहिता का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। वो सजा भी दे सकता है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है तो कोई व्यक्ति हो या कोई दल हो, है ना, या लोगों का समूह हो, कोई पार्टी हो, तो उसे सजा दी जा सकती है। नंबर 5 है सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकना। ठीक है, जो भी सरकारी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। बच्चों जैसे ईवीएम मशीन होती है ना, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये सब कार्य किसके होते हैं, स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है, इसमें देखिए अपनी समझ के अनुसार, प्रश्न नंबर 2, अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। है ना, आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं तो कौन कौन सी गड़बड़ियाँ होती हैं। अब गड़बड़ी तो होती हैं लेकिन हम उन्हें किस तरह से रोक सकते हैं। तो देखिए
सेकंड क्वेश्चन का आंसर है चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो पहला है मतदान प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए, मतलब सभी व्यक्तियों को मतदान देना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है चुनाव आचार संहिता का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है चुनाव प्रचार के नियम बनने चाहिए, चुनाव प्रचार के लिए नियम बनने चाहिए। और फोर्थ है चुनावी खर्चों पर नियंत्रण होना चाहिए। फिफ्थ है चुनावी दौरान में घूस देने या शराब पिलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा, जो भी गड़बड़ी होती है हम उसे रोक सकते हैं। नंबर 6 है जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। जो व्यक्ति एक बार आपराधिक घोषित हो चुका है उसे दोबारा चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। तो इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मैंने 6 पॉइंट में लिखा है, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं दूसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है? ये प्रश्न नंबर 3 है कि लोगों की भागीदारी होना क्यों जरूरी है। तो देखिए, चुनावों में लोगों की भागीदारी होना जरूरी होता है क्यों होता है? क्योंकि सभी नागरिकों की भागीदारी के बिना मतदान का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। मतदान का कोई भी अर्थ नहीं होगा अगर सभी व्यक्ति भाग नहीं लेंगे तो। और मतदान करना जनता का कर्तव्य व अधिकार दोनों ही है। हमारा कर्तव्य है, जो नागरिक हैं देश के उन सभी का कर्तव्य है, उनका अधिकार भी है वोट डालना, ठीक है। तो उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने अधिकार को मानना चाहिए। तो मतदान द्वारा ही जनता सही प्रतिनिधि चुनती है। यदि जनता ही इसमें भागीदारी नहीं बनेगी तो चुनाव अर्थहीन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जनता की भागीदारी चुनावों में होना अति आवश्यक है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो बच्चों हमने यहाँ भी वर्कशीट में जाना था, मैं आपको भी सभी पॉइंट्स दिखाती हूँ। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां निम्न प्रकार हैं। बच्चों मैंने कोशिश की है सभी प्रश्नों को पॉइंट में लिखने की, जिससे कि आपको आसानी से याद रहें। तो देखिए, चुनाव की चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं निष्पक्ष चुनाव की। पहला है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से रोकना, है ना, कि कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना करे, ठीक है। दूसरी चुनौती होती है चुनाव बिना गड़बड़ियों के संपन्न करवाना। बिना गड़बड़ियों के बच्चों देखो कुछ ऐसे भी घोटाले सामने आते हैं कि ईवीएम मशीन बदली जाती है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आचार संहिता के होते हुए हो नहीं सकता, लेकिन ये गड़बड़ी होने की संभावना रहती है ना। तो ये क्या है, हमारी स्वतंत्र आचार जो चुनाव समिति है वही उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ईवीएम मशीन की रक्षा करे, और जो वहाँ पर जो अलग अलग पार्टियों के व्यक्ति होते हैं उन सभी की रक्षा सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है ना। तो चुनाव बिना गड़बड़ियों के संपन्न करवाना, मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट डाले तो इस तरह की गड़बड़ियाँ होने की संभावना होती है, तो उन सभी को रोकना ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती होती है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है इसमें चुनाव खर्चे की सीमा तोड़ने वालों को रोकना। एक लिमिट में वो व्यक्ति खर्च करें, लिमिट से ज़्यादा ना खर्च करें। नंबर 4 है चुनाव में धन बाहुबल व भाई भतीजावाद को रोकना। धन अधिक से अधिक धन नहीं खर्च करना है, एक सीमित मात्रा में धन खर्च करना चाहिए। बाहुबल को, बहुत सारे लोग अपने बाहुबल के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी रोकना। और भाई भतीजावाद को रोकना, जैसे हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा था कि जो टिकट देते हैं वो किसको देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा स्वतंत्र चुनाव आयोग है वो ऐसा नहीं करने देता है, तो ये उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो चुनाव में धन बाहुबल व भाई भतीजावाद को रोकना। और 5th पॉइंट है मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या होने से रोकना। तो इस तरह से ये सारी बातें क्या है, हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ हैं। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वीडियोस मिलेंगी वर्कशीट की, और अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।